हेलो स्टूडेंट्स। सीबीएसई क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 को देखे बिना पार्ट 2 समझ में कम आएगा। लाइव प्रोसेसेस को जो डिस्कस किया है हमने चैप्टर पार्ट 1 में, उसके बाद अब हम कुछ और बेसिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक हम यहाँ पर बात करेंगे। आई होप आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उसमें कुछ सुधार कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट आर द लाइव प्रोसेसेस। तो लाइव प्रोसेसेस क्या हैं, ये पिछले भी वीडियो में हमने डिस्कस किया है। एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे मेंटेनेंस फंक्शंस चलते रहते हैं, जिससे कि लाइफ का मूवमेंट होना जरूरी है। और मेंटेनेंस के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, और ये मेंटेनेंस जो फंक्शन है वो एक सिंगल फंक्शन नहीं होता, बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलर चलती रहती है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, वी आर सिटिंग, तब भी ये प्रोसेसेस चलती रहती हैं। तो अगर इनको डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से हमने इनको डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस फंक्शन आर कॉल्ड लाइव प्रोसेसेस। वे प्रोसेस, वे एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस फंक्शंस को मेंटेन करती हैं, एक साथ परफॉर्म करती हैं, उनको ही हम लाइव प्रोसेसेस की कैटेगरी में रखते हैं। अब लाइव प्रोसेस के बाद में आगे बढ़ते हैं कि लाइव प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो हमें कहां से मिलती है। तो एनर्जी की जरूरत क्यों है, कहां है, वो आप समझ चुके हैं। लाइफ की ईच एंड एवरी एक्टिविटी के लिए, कोई भी एक्टिविटी हम करें उसके लिए एनर्जी की जरूरत है, और ये एनर्जी हमें ग्रोथ के लिए भी जरूरत है। बैठने, पढ़ने, सोने, बातचीत करने, दौड़ने, स्टडी करने, सब में एनर्जी की जरूरत है। तो इस एनर्जी का सोर्स क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस एनर्जी। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास एनर्जी का सोर्स है फूड, और सभी ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी का सोर्स फूड ही होता है। लेकिन फूड के दो तरीके हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, और दूसरे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। चैप्टर के इस पार्ट में आज हम बात करेंगे ऑटोट्रॉप्स की। और ये ऑटोट्रॉप्स जो हैं, इनको एनर्जी जो मिल रही है या हमें जो एनर्जी मिल रही है उसका सोर्स हमने डिस्कस किया। और एक और सोर्स, जब ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसके लिए एक और प्रोसेस बीच में हेल्प करती है, एंड दैट इज रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? सिंपल वर्ड्स में जिसे हम एयर इनहेल और एक्सहेल कहते हैं, दैट इज नॉट मेयरली द रेस्पिरेशन, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। साइंस की लैंग्वेज में उसे ब्रीदिंग कहते हैं। तो फिर रेस्पिरेशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी
हमारी बॉडीज के बाहर से ऑक्सीजन को एक्वायर करने की वो प्रोसेस एंड टू यूज इट, और इसे यूज करने की प्रोसेस, इसके साथ ही इस ऑक्सीजन को हमें फूड सोर्सेज को ब्रेक डाउन करने के लिए जरूरत होती है फॉर सेल्यूलर नीड्स, सेल के नीड्स के लिए। सेल्यूलर नीड्स, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो फिर से देखें कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is called respiration। यही हमारे रेस्पिरेशन है कि बाहरी सोर्स से, बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन को एक्वायर करना और इस ऑक्सीजन का फूड सोर्सेज को कोशिका के अंदर, सेल के अंदर ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करने की जो प्रोसेस है, एनर्जी गेन करने की जो प्रोसेस है, उसी का नाम रेस्पिरेशन। अब बात आती है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज कि हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत क्यों पड़ी। क्या जिस तरह से अमीबा अपनी बॉडी के सरफेस से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू इनटेक करता है और एक्सहेल कर देता है, क्या उससे हमारा काम नहीं चल सकता था? इससे रिलेटेड क्वेश्चन का यहां पर जवाब हम ढूंढेंगे। तो पहली बात तो देखिए, अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो भी लिमिटेड होंगी और इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी लिमिटेड होगी। But in the case of multicellular organism like human being, तो यहां दो रीजन बड़े हैं जो इसको डिफाइन कर पाएंगे। पहला है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो डायरेक्ट एनवायर के कांटेक्ट में हैं, और द नंबर ऑफ सेल्स दोज आर एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट is very less, and if the number is very less to exposed and surrounding, then how to this diffusion will take place there? तो डिफ्यूजन नहीं होगा तो हमें एनर्जी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो पहली चीज, क्योंकि हमारी बॉडी मल्टीसेल्यूलर है और बहुत सारी ऐसी बॉडी हमारी जो सेल्स हैं, यानी मोस्ट ऑफ द सेल्स आर नॉट एक्सपोज टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट, तो वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं, तो डिफ्यूजन के थ्रू वहां पर ऑक्सीजन का इनटेक होना पॉसिबल नहीं है। पहला रीजन ये है कि ह्यूमन बीइंग में डिफ्यूजन जो है इनसफिशिएंट होता है। एंड सेकंड थिंग इज, एज वी आर द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी में टिश्यूज देन ऑर्गन्स मींस डिवीजन ऑफ लेबर है। Lots of cells and tissues are working together और उनके लिए एनर्जी की एक बड़ी अमाउंट की आवश्यकता होती है। एंड दिस लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी फुलफिल्ड with the help of respiratory organs only. This diffusion will not be sufficient there. So ये दो रीजन है जिनकी वजह से ह्यूमन बीइंग में डिफ्यूजन जो है इनसफिशिएंट होता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत बार रिपीट होता है। आप सभी इसे नोट करके रखें और इसे बार बार रिवाइज करें। अब देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैस का थोड़ा सा मैं आपको यहां पर आइडिया दे देता हूं कि गैसेस का जो एक्सचेंजिंग हो रही है हमारी बॉडी में वो किस तरह से हो रही है। यहां हम देखते हैं, सबको पता है, आरबीसीज कैरी करती हैं ऑक्सीजन को, और आरबीसीज को कैरी करने के लिए वहां पर एक पिगमेंट की जरूरत होती है। दैट पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है, दिस बाइंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड कैरी फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट और ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो यहां हीमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू इन कांटेक्ट विद टिश्यूज में पहुंचती है और वहां सेल के कांटेक्ट में आती है। अब यहां ब्लड कैपिलरीज में एक यहां पर फिनोमेना काम करेगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इस डिफ्यूजन के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है कैपिलरी से सेल के अंदर एंटर करेगी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, एयर में जो ऑक्सीजन है दैट इज 21%, बट हमारी सेल में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी वेरी लेस, और वी कैन से नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल देयर। तो इसकी वजह से हमें पता ही है कि डिफ्यूजन जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ परफॉर्म होता है। सो 21% ऑफ ऑक्सीजन कहां आ गई है? हमारे ब्लड में। यहां से डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाएगी सेल्स की तरफ, और सेल में जो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप ध्यान से देखें तो हमारी बॉडी में जब हम एक्सहेल करते हैं और एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है उसमें एक बड़ा गैप। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है 0.03%, बट जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट बढ़कर हो जाता है 4%। तो इतना बड़ा गैप। तो यहां भी जैसे ही हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारी सेल ने कंप्लीट की, वहां पर CO2 का बनना जरूरी है। CO2 बनेगी और बनने के बाद चूंकि वहां पर उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो यहां से ये वापस कैपिलरी की तरफ मूव करेगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड कैपिलरी में डाल दी गई विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, एंड ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली गई है सेल के थ्रू, और यहां पर भी इसका डिफ्यूजन हो गया। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, वो किस तरह से एक्सचेंज होती हैं। दिस ऑल टेक प्लेस ऑन द जंक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड द सेल्स। इसके बाद बात करते हैं हम जो अगला पॉइंट है, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, प्लांट अपना फूड कैसे बना रहे हैं, जिसको हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट में फूड मेकिंग जो प्रोसेस है उसका एक बड़ा ही फेमस नाम आप सबने सुन रखा होगा, क्लास 6-7 से आप सुनते आए हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन ग्रीन प्लांट्स with the help of carbon dioxide, chlorophyll in the presence of sunlight। इसी प्रोसेस को हम यहां पर और डिटेल में स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन देखें तो देखिए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यही प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इसी के साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं कि प्लांट में जो एक्सेस फूड है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड एनिमल और ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग में जो एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म में या जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। एंड फोटोसिंथेसिस की इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है, और यही इसीलिए हम प्लांट्स को कहते हैं कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं,
और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। इन जनरल हम ऐसे कहते हैं। एक्चुअली अपनी फूड मेकिंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन वहां से रिलीज होती है। इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है उसे हम यहां देख लें। इसे हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स, और एक्चुअली यहां पर हम 12 मॉलिक्यूल्स भी लेते हैं वहां पर, और ग्लूकोज के ये मॉलिक्यूल बनेंगे और ऑक्सीजन बनेगी, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी यहां पर वेपर के रूप में बाहर निकलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की सिंपल सी इक्वेशन है। दिस इज ऑल हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए जब फोटोसिंथेसिस होती है ऐसा नहीं है कि एक बार में हो गई, सब काम खत्म हो गया। इसके कुछ स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स के थ्रू ही ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो प्लांट की लीफ में कंप्लीट होती है। लीफ में ही क्यों होती है? क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल होता है, इसलिए लीव्स को प्लांट का किचन भी कहते हैं। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल, फर्स्ट स्टेप है। जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है जिसे कहते हैं हम लाइट एनर्जी के फॉर्म में, उसे कन्वर्ट करने का या उसे एब्जॉर्प्शन करने का काम कर रहा है क्लोरोफिल। पहला स्टेप एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद एब्जॉर्ब की हुई लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, और इसी कन्वर्ट की हुई एनर्जी को यूज किया जाएगा वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट अप करने में, और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को या मॉलिक्यूल को रिलीज करने। जैसे ही ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होते हैं, फिर इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना आसान हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए हमें यहाँ पर हाइड्रोजन की जरूरत है, और हाइड्रोजन हमें मिलती है यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से। वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ, और इससे हमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द 3 स्टेप्स, मेन स्टेप्स हैं जिनको हम समरीली लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल सी डायग्राम जिसे आप बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लांट ग्रीन लीव्स, उनमें क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेंगी पत्तियां, और यहां से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। एनर्जी जो मिल रही है वो सोलर एनर्जी या हम कहें लाइट एनर्जी, वो सन से हमें मिल रही है। तो ये थी सिंपल सी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। अब इसमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला जो क्लोरोफिल है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स, ये ग्रीन पिगमेंट्स हैं, दोज आर प्रेजेंट इन द लीव्स, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। If we observe a cross section of a leaf under a microscope, we can see cells containing green dot like structures। यहां पे आप देखेंगे अगेन, ये देखो जो ये ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, ऑल दीज आर क्लोरोफिल्स। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और यहां ध्यान दें, ये जो क्लोरोफिल है अपर एपिडर्मिस में एब्सेंट, इसके साथ ही साथ लोअर एपिडर्मिस में भी इसकी प्रेजेंसी नहीं है। दिस इज ऑल फाउंड इन द मेसोफिल ओनली, और ये लास्ट ईयर के प्री बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। यहां पर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज क्लोरोफिल, और नीचे की तरफ ये एक स्टोमा, इसके बारे में हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्टोमा के साथ में ये जो 2 सेल दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल्स, और इनमें डेफिनेटली इनमें क्लोरोफिल होता है। एक स्टोमा इधर, एक और स्टोमा
इधर, और यहां पर भी गार्ड सेल्स होती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसको विशेष ध्यान रखें कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। दूसरी बात, ये जो स्टोमेटा होते हैं ये लीफ के लोअर सरफेस पर होते हैं, अपर सरफेस पर नहीं होते हैं। चलिए यहां हम देखें एक्सचेंज ऑफ गैस को किस तरह से हो रही है वाटर वेपर के साथ में। यहां आप देख रहे हैं गार्ड सेल, अंदर हाई वाटर वेपर कंटेंट आ गया। कहां से आया? जाइलम के थ्रू वाटर पहुंच गया है लीफ तक। यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और वाटर जो है यहां पे गर्मी की वजह से वेपर में कंटेंट में कन्वर्ट हो गया, और ये वाटर वेपर इस स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती है जब स्टोमेटा ओपन होता है। जैसे ही बाहर निकलती है तो अंदर चूंकि हाई वाटर वेपर कंटेंट है, बाहर लो वाटर कंटेंट है, इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू ये यहां पर बाहर निकल गई। दूसरी तरफ देखें हम, यहां हाई CO2 कंटेंट हो गया आउटसाइड और अंदर लो CO2 कंसंट्रेशन होगी, तो यहां थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है। गार्ड सेल के थ्रू, स्टोमा के थ्रू CO2 एंटर। तो स्टोमेटा ओपन टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर ए लीफ एंड वाटर वेपर टू लीव। वाटर वेपर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और CO2 भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है और लीफ में एंटर हो जाती है और वाटर वेपर बाहर निकल जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या है? These are tiny pores, those are present in the leaves through which exchange of gases takes place. यही वो मीडियम है जिनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। Each stoma has a pair of guard cells. सभी स्टोमा में एक पेयर ऑफ गार्ड सेल्स होते हैं जो कि हमने यहां पर देखा, और दिखाएंगे आपको। इसका एक और डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा। यहां देखिए, यहां पर आपको गार्ड सेल्स बहुत क्लियरली दिखाई दे रही होंगी। ये सभी गार्ड सेल्स हैं। दीज आर द गार्ड सेल 1 and 2। चलिए, ईच स्टोमा हैज ए पेयर ऑफ गार्ड सेल which controls the opening and closing of the stomatal pores। अब इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है। When water enters the guard cell, it swells and the pores open। जब गार्ड सेल में वाटर एंटर करता है तो वो स्वेल अप हो जाती है और पोर ओपन हो जाती है। इन अदर साइड, when the guard cells lose water, it shrinks and the pore is closed। और जब गार्ड सेल से वाटर का लॉस होता है तो गार्ड सेल श्रिंक होती है और पोर जो है क्लोज हो जाती है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यहां पर आप डायग्राम को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। गार्ड सेल यहां पर दिखाई दे रही हैं, और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की, क्योंकि क्लास 10th सिलेबस में इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सिंपल आउटसाइड व्यू दे रखा है, इसलिए हम ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे। बड़ी क्लासेस में हम और ज्यादा डीप में इसको पढ़ेंगे। यहां से वाटर और CO2 का बाहर आना, अंदर जाना, वो यहां पर हम देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप वीडियो की किसी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो तक आप इसे रिवाइज करें, समझें, कुछ समझ में नहीं आए दोबारा से देखें या कमेंट करें। आपकी प्रॉब्लम का जरूर समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर।